ये है ग्रीनलैंड और ये है आइसलैंड। इसको तो ग्रीन होना चाहिए था और इसको आइस होना चाहिए था, तो इनके नाम उल्टे क्यों हैं? पूरा ग्रीनलैंड तकरीबन आइस से ही कवर है और आइसलैंड ब्रेथ टेकिंग ग्रीन वैलीज और बेहतरीन लैंडस्केप से भरा हुआ है। तो इन दोनों के नाम किसने गलत रखे थे और हम इसको क्यों सही नहीं कर देते? इसका जवाब है नॉर्थ अटलांटिक का लेजेंडरी सफर, जिसको हम आज भी याद करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है 9th सेंचुरी में नॉर्वे के अंदर, जिधर एक लेजेंडरी वाइकिंग फ्लोकी रहता था। अगर आपने वाइकिंग सीजन देखा है तो उसमें जो फ्लोकी था वो असल वाले हिस्टोरिकल फ्लोकी से बिल्कुल ही अलग है। सीजन में तो उसको रेगनार का दोस्त और बोट बिल्डर दिखाया हुआ है, जबकि असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। टीवी सीरियल वाले तो हिस्ट्री को ही चेंज कर देते हैं शो के हिसाब से, ताकि वो देखने में इंटरेस्टिंग लगे। रियल वाला फ्लोकी डेयरिंग नेविगेटर और एक्सप्लोरर था, जिसका हमें पता चलता है द बुक ऑफ सेटलमेंट से। अच्छा, तो फ्लोकी उस टाइम नॉर्वे में रहता था। इधर कई नॉर्थ सेटलर्स नए नए लैंड्स ढूंढ रहे थे। एक तो यहाँ पर आबादी बढ़ गई थी, ऊपर से सर्दी बर्दाश्त के बाहर थी, और साथ ही वाइकिंग्स का तो आपको भी पता है, हर वक्त लड़ते रहते थे, खून खराबा वगैरह। लोकी ने ना कहीं दूर एक जमीन के बारे में सुना था जिधर कोई नहीं रहता था। इसके बारे में कहा जाता था कि वो जमीन बड़ी हरी भरी है और उनके लिए खुशियां लाएगी जो वहां पर जाने के लिए हिम्मत रखते हैं। तो फ्लोकी कहता है मैं उस जमीन को ढूंढूंगा, और फिर वो समंदरी सफर की तैयारियां शुरू कर देता है। वो बड़े ही एक्सपीरियंस सेलर के ग्रुप को इकट्ठा करता है, वाइकिंग स्टाइल लॉन्ग शिप को पकड़ता है, और 868 एडी में फ्लोकी अपनी फैमिली और क्रू के साथ इस नई जमीन को ढूंढने का सफर शुरू करता है। सफर में वो अपने साथ 3 शिप्स लेकर जाता है, जिनमें वो खुद साथ ही मवेशी और सप्लाईज भी होते हैं। इसकी ये शिप रोगलैंड नॉर्वे से अपना सफर शुरू करती हैं। इसका पहला पड़ाव था ये शेटलैंड आइलैंड्स। ये बड़ा ही कॉमन रेस्टिंग पॉइंट और स्टॉप था वाइकिंग एक्सप्लोरर्स का, लेकिन यहाँ पर उसके साथ एक ट्रेजेडी हो जाती है। फ्लोकी की बेटी यहाँ पर इस आइलैंड के पास पानी में डूब जाती है। इसका एग्जैक्ट इंसिडेंट तो क्लियर नहीं है कि वो डूबी कैसे थी, लेकिन वो मरती डूब कर ही है। अब बेटी मर जाती है, इसका फ्लोकी पे बहुत गहरा असर होता है, इतना कि एक पॉइंट तक ये एक्सपेडिशन ही खत्म होने तक पहुंच गई थी। कुछ अरसा यहाँ पर रुकने के बाद फ्लोकी हिम्मत पकड़ता है और यहाँ से अपना वो सफर शुरू करता है। फिर ये पहुंचते हैं फेरो आइलैंड्स, जिधर ये अपनी सप्लाईज को वापस से फुल करते हैं, जैसे हम सफर के दौरान गाड़ी में पेट्रोल वगैरह डलवाते हैं। यहाँ से फ्लोकी अपने साथ 3 रेवन को भी ले लेता है उस नई जमीन को ढूंढने के लिए, और इसकी वजह से फ्लोकी का नाम ही बदल जाता है। लोग उसको रेवन फ्लोकी का निकनेम दे देते हैं। अब यहाँ से ये लोग तैयार थे जर्नी के सबसे खतरनाक पॉइंट के लिए, इस बेरहम अटलांटिक ओशन में ऐसी जमीन ढूंढना जिसके बारे में ना इनको ये पता था कि वो किधर है और ना ही ये पता था कि उनको वो मिलेगी भी। फेरो आइलैंड से थोड़ा सा आगे जाने के बाद फ्लोकी एक रेवन को रिलीज करता है। इसका तरीका ये था कि अगर जमीन करीब है तो रेवन वापस नहीं आएगा, और अगर दूर दूर तक कोई जमीन नहीं है तो रेवन थक कर वापस आ जाएगा बोट पे। पहला रेवन उड़कर वापस ही फेरो आइलैंड पर चला जाता है जिधर से ये आए थे। फिर आगे बढ़ते हैं तो वो दूसरे रेवन को रिलीज करते हैं। वो कुछ देर उड़ता है और फिर वापस बोट पर आ जाता है, जिसका मतलब था कि आसपास कोई जमीन नहीं है। फिर बाद में ये तीसरे रेवन को रिलीज करते हैं और वो रेवन नॉर्थ वेस्ट की तरफ उड़ता है और फिर वापस ही नहीं आता। लोकी को पता चल जाता है कि उस डायरेक्शन में जमीन है, तो वो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ता है और बहुत लंबे अरसे के सफर के बाद फाइनली वो एक मिस्टीरियस जमीन पर पहुंचते हैं। ये लोग ईस्टर्न साइड पर उतरते हैं। लोकी बड़ा इंप्रेस होता है इस जमीन को देखकर। जैसा इनको बताया गया था ये जमीन बिल्कुल वैसी थी, खूबसूरत पहाड़ियां, हरी भरी वादियां और खाने के